हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको संवाद वाला चैप्टर पढ़ा रहा था। इस वीडियो का पार्ट 2 कहलाएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। मैंने आपको संवाद की विशेषताएं, भारत की संघीय विशेषताएं और संविधान में भारत की एकात्मक विशेषताएं मैंने आपको लास्ट करवाई थी। और एकात्मक विशेषताओं में मैंने आपको इसके 3 पॉइंट मैंने आपको करवा दिए थे 11वीं न्यायपालिका तक। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे 11वीं नागरिकता। तो भारत की जो चौथी विशेषताएं हैं जो इसका झुकाव एकात्मकता की ओर दर्शाती है, वो है 11वीं नागरिकता। भारत के अंदर सिर्फ सभी लोगों को एक ही नागरिकता प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकार की अलग अलग नागरिकताएं अमेरिका की तरह भारत में नहीं दी गई है। ठीक है, कैसी नागरिकता है? सिर्फ एक नागरिकता है। लेकिन अगर हम अमेरिका जैसे आदर्श संघों में देखा जाए तो वहां पर कैसे है, सभी को अलग अलग नागरिकता दी गई है, राज्य की अलग और केंद्र की अलग। ठीक है, तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि भारत का झुकाव एकात्मकता की ओर है, बजाय संघात्मक होते हुए भी। पांचवा, अलग अलग संविधान का ना होना। भारत के अंदर आपको पता ही है, संविधान एक ही बनाया गया है, एक ही संविधान है जिसके आधार पर पूरी देश चलता है। ठीक है, तो अलग अलग संविधान नहीं है, केंद्र के संविधान अलग नहीं है, राज्य के संविधान अलग नहीं है, सिर्फ एक ही संविधान है। क्योंकि अगर अमेरिका में देखा जाए तो कैसा है, केंद्र सरकार के संविधान अलग है, राज्य सरकार को संविधान अलग है, उसके आधार पर ही देश चलता है वहां पर। और छठी विशेषता है संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग। दोस्तों, भारत को संविधान में क्या कहा गया है? फेडरेशन की जगह यूनियन कहा गया है, क्योंकि संघ को अंग्रेजी भाषा में हम बोलते हैं फेडरेशन। ठीक है, ये भारतीय संविधान के अंदर भारत को संघ की जगह दोस्तों यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर अमेरिका में देखा जाए तो अमेरिका जैसे देशों में यही शब्द इस्तेमाल होता है, फेडरेशन, क्योंकि अमेरिका के संविधान में अमेरिका को संघ ही बोला गया है। क्योंकि अमेरिका में तो एक संघ है ना, ऐसे भारत भी एक संघ है, लेकिन भारत में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत क्या है, एक इसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। ठीक है, लास्ट है राज्यपाल की नियुक्ति। अब आपको पता है कि केंद्र सरकार भारत के अंदर सभी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करती है, और एक तरीके से केंद्र सरकार का राज्य सरकार पर नियंत्रण स्थापित इससे हो जाता है। ठीक है भाई, अगर केंद्र सरकार बिना पूछे एक तरह से मुख्यमंत्रियों से राज्यपाल की नियुक्ति कर रही है, तो एक तरह से उसके अंडर में वो काम कर रहा है। ठीक है, और राज्य सरकारों पर उसके कहने पर नियंत्रण स्थापित भी कर सकता है वो। तो एक तरह से हम कह सकते हैं एकात्मकता की ओर है। अगर अमेरिका में देखा जाए तो वहां पर राज्यों में राज्यपाल की जगह गवर्नर्स की नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है? गवर्नर्स की। ठीक है, और जनता ही उनको चुनती है, गवर्नर्स को। ठीक है ना, राज्यों में। लेकिन यहाँ कौन चुन रहा है, यहाँ कौन बिठा रहा है राज्यों में? केंद्र सरकार। तो हम कह सकते हैं कि इसका झुकाव कहाँ है? एकात्मकता की ओर। तो ये 7 विशेषताएं हैं जो इसका झुकाव कहाँ पहुंचा रही है? एकात्मकता की ओर। एक, भारत राज्य की सीमा व नाम में बदलाव कर सकती है केंद्र सरकार, केंद्र का अधिक शक्तिशाली होना, 11वीं न्यायपालिका मैंने आपको बता दिया, 11वीं नागरिकता, अलग अलग संविधान का न होना, संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग और राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, अब ये मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया। अब आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया तो आप उसका ले सकते हो स्क्रीनशॉट। वैसे तो मैं इसके नोट्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र जो हमारी सेंट्रल है, ठीक है, और जो स्टेट है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो किस प्रकार किया गया है? क्या क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस तरीके से किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, एक हमारी संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। ये 3 लिस्ट बना दी गई है संविधान के अंदर
ये इसके आधार पर केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां बांट दी गई है। पहली है हमारी संघ सूची, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन लिस्ट। इसके अंदर टोटल 97 यानी कि 97 विषय दिए गए हैं। ठीक है, जैसे रक्षा, संचार, विदेश से संबंधित महत्वपूर्ण विषय इसमें शामिल है। और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केवल और केवल केंद्र सरकार को। संघीय सूची भी बोलते हैं हम इसको, केंद्र सूची भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है राज्य सूची। इसमें दोस्तों टोटल जो पहले तो 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषयों को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें मेन जो विषय आते हैं वो कृषि और पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण विषय इसमें आते हैं, और इस पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा समवर्ती सूची। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें पहले 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान समय में इसकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 52। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण विषय शामिल किए गए हैं, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस पर इन विषयों समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। लेकिन यदि दोनों में टकराव होता है कानून बनाने को लेकर, तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इन सूचियों के माध्यम से किया गया है। अब एक क्वेश्चन है हमारा कि जो एक सरकारी आयोग था, एक सरकारी आयोग बना था 1987 में, यानी कि 1987 में इसने अपनी सिफारिश एक तरह से दी थी। ठीक है, तो उससे पहले, उसको करवाने से पहले मैं आपको करवाऊंगा वित्त आयोग, कि वित्त आयोग क्या था। वित्त आयोग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंस कमीशन, ये क्या था। ठीक है, तो वित्त आयोग एक तरीके से एक फाइनेंस कमीशन था दोस्तों, और इसमें एक अध्यक्ष था। संविधान का अनुच्छेद है 280, इसके आधार पर एक वित्त आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार एक वित्त आयोग की स्थापना की गई है, और क्या कहते हैं, इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसका काम क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच करों का बंटवारा निश्चित करना। दूसरा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को निश्चित करना, इसका काम रखा गया है। क्या रखा गया? एक करों का बंटवारा निश्चित करता है दोनों के बीच, और आर्थिक सहायता भी निश्चित दोनों के बीच करता है जिनको दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, सरकारी आयोग क्या था? लास्ट क्वेश्चन है हमारा सरकारी आयोग। दोस्तों, सरकारी आयोग जो बनाया गया था वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंधों का अध्ययन करने के लिए इसकी नियुक्ति करी गई थी, ताकि इनके संबंधों को वो बता सके। इनके संबंधों का अध्ययन करने के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी, और 1987 में इसने निम्नलिखित सिफारिशें दी थी, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है। जैसे पहली सिफारिश इसने दी थी कि अगर केंद्र सरकार राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कर रही है, तो उसको वहां के मुख्यमंत्री से परामर्श लेना चाहिए। क्या बोला उसने? कि राज्यपाल की नियुक्ति करते समय केंद्र सरकार को राज्यों में वहां के मुख्यमंत्री से परामर्श लेना चाहिए। दूसरी सिफारिश ने क्या दी? राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पदों पर लोगों को बिठा रहे हैं, वहां पर राजनीतिक व्यक्तियों की अपेक्षा किसको बिठाना चाहिए? निष्पक्ष व्यक्तियों को। ठीक है, वहां पर राजनीतिक व्यक्ति, वो कहता है कि राजनीतिक व्यक्ति मत बिठाओ, आप निष्पक्ष व्यक्तियों को वहां पर बिठाओ उस पद पर। इसकी दूसरी सिफारिश थी। तीसरी सिफारिश क्या थी? कि राज्यपाल को बार बार नहीं बदला जाना चाहिए, इनका कार्यकाल क्या होना चाहिए? एक निश्चित होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं राज्यपाल को बार बार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक निश्चित कार्यकाल, इसका कार्यकाल निश्चित कर देना चाहिए। और लास्ट सिफारिश ने दी कि राज्यों के अंदर जब भी राष्ट्रपति शासन लगेगा, उसकी स्वीकृति संसद द्वारा होनी चाहिए, अनिवार्य है। तो ये सिफारिश उसने दी। पहली सिफारिश क्या दी? कि राज्यपालों की नियुक्ति करते समय केंद्र सरकार को वहां के मुख्यमंत्री से परामर्श लेना चाहिए। दूसरा, राज्यपाल को बार बार नहीं बदला जाना चाहिए, कार्यकाल निश्चित कर देना चाहिए। और राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पदों पर राजनीतिक व्यक्तियों की अपेक्षा निष्पक्ष व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। और राष्ट्रपति शासन लगाते समय संसद की स्वीकृति अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया। संवाद का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये मेन क्वेश्चन थे, यही पढ़ने हैं आपको, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, बहुत है, पर्याप्त है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, और इसके नोट्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा मैं बाद में।
ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।